नमस्कार, फाइनेंशियल बकवास में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि आयकर भरने के पहले क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना चाहिए। थिंग्स टू रिमाइंड बिफोर सबमिट आईटीआर। हम लोग यही समझते हैं कि हम लोग बहुत सारा कर आयकर जो है सरकार को दे रहे हैं और ये काफ़ी हद तक सही भी है। तो अब समय आ गया है कि हम अपने कर को मतलब कि आयकर को रिकॉर्ड कर लें, मतलब कि आयकर के रिटर्न भर दें। तो आयकर के रिटर्न में आपको बताना होता है कि आपने साल भर में कितना कमाया और कितनी छूट आयकर में ली है और कितना आयकर अदा किया है। आयकर का गणित बहुत ही सरल है, परंतु फिर भी बहुत सारे आयकर दाता अपने टैक्स रिटर्न में गड़बड़ियां कर देते हैं, जिसके कारण होते हैं कि लालच, नियमों का पता न होना या फिर समय न होना। तो कुछ गलतियां बहुत गंभीर अपराध नहीं होती हैं और आयकर दाता को कुछ अतिरिक्त शुल्क भर देना होता है। लेकिन कुछ गलतियां, जैसे कि अगर आपने नकद जमा किया है डिमोनेटाइजेशन के पीरियड में, या फिर आपके पास विदेश में संपत्ति है, आय है, और अगर आपने नहीं दिखाई है तो आयकर दाता बहुत ही गंभीर समस्या में फंस सकते हैं। आयकर दाता कैसे इन गलतियों से बचे, तो हम यहाँ पर कुछ तरीके बता रहे हैं, जिससे 31 जुलाई तक आप अपने आयकर के रिटर्न को जब भरें तो आप इन सब बातों का जरूर ध्यान रखें। आयकर भरने के नियमों में पिछले कुछ समय में, सालों में बहुत सारे बदलाव हो गए हैं। लगभग हर साल बदलाव होते हैं, पर ईमानदारी से आयकर भरने वालों के लिए भी कई बार जो ईमानदारी से भरते हैं उनके लिए वो भी कई बार इन नियमों को नहीं समझ पाते हैं। तो हम इन नियमों को के बारे में भी बात करेंगे, जिससे आपका रिटर्न जो है बिना किसी गलती के जमा हो जाए। पहला पॉइंट है कि आयकर का रिटर्न केवल तभी भरना है जब आपकी आय बेसिक लिमिट से ज्यादा हो। तो ये बहुत सारे लोगों को जो है क्लियर नहीं होता है, क्या वाकई में आपको आयकर का रिटर्न भरना है। बहुत सारे आयकर दाता इसी संशय में रहते हैं कि आयकर के अधिनियम के अनुसार हर व्यक्ति को रिटर्न भरना है अगर उनकी कुल कर योग्य आय बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है। साधारण आयकर दाता के लिए यह लिमिट 2.5 लाख रुपए है। वरिष्ठ नागरिकों यानी कि 60 वर्ष से अधिक के लिए 3 लाख रुपए है और बहुत अधिक वरिष्ठ नागरिक यानी कि 80 वर्ष से अधिक तक के लिए 5 लाख रुपए की लिमिट है। तो ध्यान रखें, कुल आयकर योग्य आय की गणना जो है सारे एग्जम्पशन के बाद की छूट, जैसे कि मकान किराया, कन्वेंस और दूसरे अलाउंस कम करने के बाद होती है। अपने टीडीएस की जानकारी फॉर्म 26 एएस में जरूर देख लें, ये एक दूसरा पॉइंट है। तो हमारा अगला कदम होना चाहिए कि जो भी कर हमारे लिए काटा गया है आयकर, तो वह हमारे पैन नंबर के साथ फॉर्म 26 एएस में जरूर होना चाहिए। जो भी आयकर हमारे सेवा प्रदाता द्वारा काटा गया है वह फॉर्म 16 में दिखेगा, वही आयकर फॉर्म 26 एएस में ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं। जब आप फॉर्म 26 एएस देखें तो आप सुनिश्चित कर लें कि आपने जो भी एडवांस टैक्स दिया है, ब्याज या ब्याज पर टीडीएस कटा है या किसी अन्य आय पर जिस पर की टीडीएस कटा है, तो वह सब आपके फॉर्म 26 एएस में क्रेडिट हुआ हो। मतलब कि वो आपको एंट्री दिखना चाहिए 26 एएस में। अगर इसके अंदर कुछ गड़बड़ी है तो आप तुरंत ही टीडीएस काटने वाले को सूचित करके ठीक करवा लें। आयकर विभाग किसी दस्तावेज को आपके द्वारा दिए गए कर को मान्य करता है, तो वह है फॉर्म 26 एएस। एक बार आपने अगर रिटर्न भर दिया तब आयकर विभाग आपके द्वारा भरे गए आयकर कटने की जानकारी और आपके फॉर्म 26 एएस का मिलान करता है। अगर दोनों नहीं मिलते हैं तो 2 महीने के अंदर ही आयकर विभाग जो है आपको नोटिस भेज देगा। तो फॉर्म 26 एएस को प्राप्त करना बहुत ही आसान है। अगर आप नेट बैंकिंग का उपयोग करते हैं तो आपका पैन अपने अकाउंट से लिंक है, तो आप केवल कुछ ही क्लिक में आप फॉर्म 26 एएस प्राप्त कर सकते हैं। जो भी आयकर कटता है उसे यहाँ अपडेट होने में थोड़ा सा समय लगता है। तो आप फॉर्म 26 एएस जो है अपने इनकम टैक्स e-filing.gov.in पर जाकर अपने अकाउंट में जाकर और वहां से भी देख सकते हैं। अब सबसे बड़ा संशय ये होता है कि कौन सा रिटर्न फाइल करना है, ये हमारा तीसरा पॉइंट है। तो आयकर दाताओं के सामने सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि भाई कौन सा आयकर रिटर्न दाखिल करें। बहुत सारे लोग तो समझ ही नहीं पाते हैं इस चीज को। तो हम यहाँ बता देते हैं कि अकेले व्यक्ति के लिए कौन से रिटर्न का उपयोग किया जा सकता है। तो ITR 1 या सहज फॉर्म, जिसे कि ITR 1 कहते हैं, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो इसका उपयोग करिए अगर आपकी सैलरी या पेंशन से आए हैं, एक हाउस प्रॉपर्टी से आए हैं। अन्य कोई आय जैसे कि ब्याज, डिविडेंड इत्यादि, तो इसका उपयोग मत करिए, ठीक है ना।
अगर आपने पुराने घाटे को दिखाना चाहते हो, अगर आपकी आय 50 लाख रुपए से ज़्यादा हो रही है, अगर आप विदेश में संपत्ति रखते हैं, अगर आपकी कृषि से होने वाली आय 5,000 रुपये से ज़्यादा है, अगर कैपिटल गेन्स हैं, अगर आपकी आय व्यापार या किसी और प्रोफेशन से है, अगर आपकी आय एक से ज़्यादा घर से है यानी कि हाउस प्रॉपर्टी से। ITR 2 इसका उपयोग करिए अगर सैलरी या पेंशन से आए हैं, हाउस प्रॉपर्टी से आए हैं, कैपिटल गेन से आए हैं, अन्य स्रोतों से आए हैं, आप किसी फर्म में पार्टनर है और उससे आए हैं, विदेश में संपत्ति या विदेश से आए हैं, कृषि से होने वाली आय अगर 5,000 रुपये से ज्यादा है, और अगर ये फॉर्म ना भरें यदि आपकी आय व्यापार या प्रोफेशन से है। आयकर फॉर्म 3 ITR 3 इसका उपयोग करिए अगर व्यक्तिगत या HUF जिसकी आय प्रॉपर्टी बिजनेस या प्रोफेशन से है, आपकी आय अगर हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, पेंशन या अन्य स्रोतों से है, और इसका उपयोग ना करें यदि अगर आपने अपने प्रोजेक्ट इन टैक्सेशन आप किया हुआ है। चौथा पॉइंट है डिमोनेटाइजेशन के समय अगर नगद जमा किया है। तो अगर आपने बैंक खाते में डिमोनेटाइजेशन के समय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नगद बैंकों में जमा किया है तो यह आपको अपने टैक्स रिटर्न में बताना होगा। इस बार एक कॉलम बना दिया गया है। अगर आपको आपको ध्यान रखना है कि छुपाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आयकर विभाग को इसकी जानकारी पहले से ही है कि आपने कितना रुपया नगद आपके बैंक के खाते में जमा किया है। जब आप अपने रिटर्न में जानकारी भरेंगे तो वे अपने पास वाली जानकारी से उसका मिलान करेंगे। अगर दोनों के बीच में कोई अंतर होगा तो आपको आयकर विभाग से मिलने वाले नोटिस के लिए तैयार रहना चाहिए। तो गलत रिपोर्टिंग करने पर पेनल्टी 50% से 200% तक लग सकती है, और यहाँ तक कि गलत जानकारी देने पर सजा का प्रावधान भी है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने खाते में एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख से ज्यादा अगर नगद जमा करता है तो किसी एक या एक से ज्यादा खातों में या फिर फिक्स डिपॉजिट 10 लाख से ज्यादा नगद में बनाता है तो बैंक के द्वारा यह जानकारी आयकर विभाग को हर साल दी जाती है। 5वां नंबर है कि अपने ब्याज और अन्य आय की रिटर्न में बताएं। अधिकतर आयकर दाता ये समझते हैं कि टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट का ब्याज जो है टैक्स फ्री है। ध्यान रखें, अगर आप टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट में जमा कर रहे हैं 80C के लिए, जिसमें कि आप 80C के सेक्शन में फायदा लेते हैं, लेकिन ब्याज पर आयकर देना होगा। 2 साल पहले तक किसी एक ब्रांच में अगर आपका ब्याज एक वित्तीय वर्ष में 10,000 से ज्यादा होता था तो उसके ऊपर TDS काट लिया जाता था। तो निवेशक अपनी जमाओं को बहुत सारे टुकड़े में फिक्स डिपॉजिट कर देते थे जिससे कि TDS कटने से बच सकें। लेकिन अब एक ही बैंक में अगर विभिन्न ब्रांचों में भी आपकी जमा है तो और अगर 10,000 रुपये से ज्यादा ब्याज होता है तो उसके ऊपर भी TDS कट जाएगा। ध्यान रखें, अब आवर्ती जमा खाता यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट पर मिलने वाला ब्याज भी TDS के अंतर्गत आता है। जैसे ही आपका TDS कटता है वैसे ही वह आपके पैन नंबर से लिंक हो जाता है और आयकर विभाग को इसको पता चल जाता है और ये सीधे 26 AS में रिफ्लेक्ट हो जाता है। 6वां नंबर पॉइंट है कि अपना आधार नंबर आयकर रिटर्न में शामिल करें। मतलब कि व्यक्तिगत तौर पर जिनके पास भी आधार कार्ड है उन्हें अपने आयकर रिटर्न में आधार कार्ड का नंबर जरूर देना चाहिए, और जिसके पास आधार कार्ड नहीं है केवल उन्हें ही इस नियम की छूट है। अगर आपके पास में आधार है तो पैन नंबर के साथ उसको लिंक करना बहुत जरूरी है। अगर आप वो आयकर का रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो ये बहुत ही आसान है। इसके लिए आप हमारे फाइनेंशियल बकवास चैनल पर ही कुछ वीडियो देख सकते हैं कि कैसे आप जो है लिंक कर लें उसको। मैं इसकी लिंक जो है कोशिश करूंगा कि इसी की डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में दे देता हूं। 7वां नंबर है कि पुराने सेवा प्रदाता की आय को मत छोड़िए। कुछ लोग सोचते हैं कि वह कम कर देकर बच जाएंगे अगर वे अपने पुराने सेवा प्रदाता का रिटर्न फाइल नहीं करेंगे या आयकर को नहीं बताएंगे। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने कि इस साल में एक या एक से ज्यादा जॉब चेंज करी हैं तो लोग क्या करते हैं कि आखिरी वाले जॉब की ही इनकम बताते हैं, पिछले जॉब की इनकम नहीं बताते हैं। तो ध्यान रखें, ये आपकी भूल है। अगर कोई भी आयकर आपके पहले वाले सेवा प्रदाता ने काटा है यानी एम्प्लॉयर ने काटा है तो वो फॉर्म 26 AS में आ जाएगा। अगर आप उसे अपनी आय में शामिल नहीं करते हैं तो ये आप गड़बड़ी के रूप में अपने आप ही पकड़ में आ जाएगा और आपको बहुत ही जल्दी आयकर से नोटिस मिलने की संभावना रहेगी। तो सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप अपने नए सेवा प्रदाता को
अपनी पुराने सेवा प्रदाता का फॉर्म 16 दे दें, या फिर उसमें से जो सेटलमेंट के टाइम पर जो भी आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं तो वे अपने सेवा प्रदाता को दे दें और उनको बता दें कि यह सब अपनी जो है इनकम में शामिल कर ले। तो उससे क्या होगा कि आपको एक कंसोलिडेटेड 16A मिल जाएगा, जिससे आपको किसी सीए का, किसी ऑनलाइन कंपनी का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। 8वां है विदेशी संपत्ति या आय बताना। आपको अपने सारी विदेशी संपत्ति, विदेशी बैंक खातों की जानकारी आयकर विभाग को देनी चाहिए, जैसे कि खाता खुलने की दिनांक, उस पर कितना ब्याज मिला इस वित्तीय वर्ष में और कौन से शेड्यूल से आपको यह आय हुई है। 9वां पॉइंट है, अगर आपकी आय 50 लाख से ज्यादा है तो आपको अपनी सारी संपत्ति भी बतानी होगी। पिछले साल 10% सरचार्ज आयकर पर लगने वाला 1 करोड़ रुपए से 50 लाख रुपए कर दिया गया है। इस साल सरचार्ज 15% कर दिया गया है। आयकर दाता जो कि इस आय के ब्रैकेट में आते हैं, उन्हें अपनी सारी चल और अचल संपत्ति जो भी उनके पास है वह भी बताना होता है। आयकर विभाग चाहता है कि उनके पास आपकी सारी वित्तीय जानकारी उपलब्ध हो। अगर आपके पास जमीन या बिल्डिंग जो कि अचल संपत्ति में होती है वह भी बताना होती है। चल संपत्ति यानी कि सभी तरह के वाहन जिसमें कि यार्ड, बोर्ड, एयरक्राफ्ट शामिल है, गहने, बुलियन या अन्य महंगी धातु भी शामिल हैं, जैसे कि सोना, चांदी इत्यादि। आखिरी पॉइंट है कि अंतिम तिथि के पहले रिटर्न भरते हैं और रिटर्न की जांच कर लें। तो आयकर दाता को यह नियम हमेशा याद रखना चाहिए और उसे भूलने में कोई भूल नहीं करनी चाहिए कि हमेशा अपना आयकर रिटर्न 31 जुलाई के पहले भर दीजिए। हर साल जो है अगस्त तक एक्सटेंड हो जाता है, लेकिन इस साल एक्सटेंड नहीं हुआ है। इस साल 31 जुलाई ही आखिरी तिथि है। तो पिछले साल तक अगर आप देरी से रिटर्न भरते थे तो उस पर किसी पेनल्टी का प्रावधान नहीं था। अगर आपने पिछले 2 सालों का रिटर्न नहीं भरा है और अपने सारे आयकर समय पर अदा कर दिए हैं तो भी आप बिना किसी हिचक के वे रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन अब नियम बदल गए हैं। पहले पुराने रिटर्न किसी भी समय 1 वर्ष में भरे जा सकते थे, तो 2014-15 वित्तीय वर्ष का रिटर्न 31 मार्च 2017 तक भरा जा सकता था, लेकिन अब पुराने रिटर्न समान असेसमेंट ईयर में भरने होंगे, यानी कि 31 मार्च 2016 तक। अगर इस बार की बात करेंगे तो 31 मार्च 2018 तक। तो 1 साल का समय रिटर्न भरने के लिए कम कर दिया गया है। तो उम्मीद है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का बटन दे रखा है सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अन्य वीडियोज भी सुन सकते हैं। अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की विषय की जानकारी चाहिए, जैसे कि म्यूचुअल फंड, शेयर, बीमा, तो उसकी हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। उससे संबंधित आप सारे वीडियो एक साथ देख सकते हैं, एक के बाद एक आपको दिखते जाएंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। आप इससे कॉपी करके व्हाट्सएप पर भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे उनको भी इन सब जानकारियों को फायदा मिले। धन्यवाद।